हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 4 है तुगलक काल और इस पाठ में कहानी 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक की है। पाठ 4 में आप जानेंगे कि किस तरह से खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ और तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक फैलाया और इस वंश के शासकों ने राज्य विस्तार के साथ साथ जनता की भलाई का भी काम किया। सड़क, पुल, नहर, अस्पताल का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक से कहानी शुरू होती है। देखिए 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था और उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नियम को त्याग कर दयालुपन या उदारता की नीति को अपनाया। इसने प्रजा में जो असंतोष था उसको कम करने के लिए कर को कम कर दिया और साथ ही साथ पशुपालन और खेती को प्रोत्साहन दिया, मदद दिया। और इनके बाद यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासन शुरू होता है। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जो है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना और इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत की यात्रा का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद तुगलक ने कई योजनाएं या सुव्यवस्था वाले काम किए और इन्होंने कई बदलाव भी किए। सबसे पहले इन्होंने दोआब में कर वृद्धि की। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का उपजाऊ भू क्षेत्र दोआब कहलाता है। गंगा और यमुना नदी का जो भू क्षेत्र था वो समृद्ध और उपजाऊ था, लेकिन जब इन्होंने वहाँ के क्षेत्र पर दोआब क्षेत्र में टैक्स यानी कर को बढ़ाया तो भूमि का कर इन्होंने जब बढ़ाया तो उस समय वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और अधिकारियों ने सुल्तान के डर से कर वसूलना जारी रखा। इससे किसान जो है अपने घर को छोड़कर जंगलों में भाग गए और कर देने से मना भी किया, फिर बाद में विद्रोह कर दिया। ये सारी जानकारी जब सुल्तान को पता चली तो इन्होंने क्या है कर्ज देने की बात कही, बीज खेती के लिए देने की बात कही, लेकिन उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी और इस तरह से सुल्तान की ये नीति क्या है असफल हो गई या विफल हो गई या फेल हो गई कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरा काम किया, राजधानी में बदलाव किया। इनकी पहली जो राजधानी थी वो दिल्ली तो थी ही, इन्होंने दिल्ली के स्थान पर जब इनका राज्य क्षेत्र जो है विस्तार हो गया, बड़ा हो गया, तो इन्होंने जो है उस समय मालाबार तट को छोड़ करके बाकी दक्षिण के क्षेत्र जो है वो इनके अधीन मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन हो चुके थे, अधिकार में आ चुके थे। तो दिल्ली से शासन करने में दिक्कत होती थी, इसीलिए इन्होंने दूसरी राजधानी बनाने का फैसला लिया और इन्होंने दूसरी राजधानी देवगिरी को बनाना चाहा और देवगिरी को बनाया भी और इन्होंने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। अब दिल्ली से दौलताबाद आने में जो कठिनाई होती थी उसको दूर करने के इन्होंने मतलब कई उपाय किए, लेकिन जो परेशानी होती थी आने जाने में और दक्षिण के दौलताबाद की जो खान पान थी, वेशभूषा थी या जो परिस्थिति थी वो दिल्ली में रहने वाले लोगों को रास नहीं आई या जो शासन कर्मचारी थे या खुद सुल्तान इनको रास नहीं आई। और बाद में इन्होंने जो है चूँकि जिस तरह से दिल्ली से दौलताबाद के क्षेत्र को संभालना मुश्किल था या शासन करना मुश्किल था, उसी तरह से दौलताबाद रह करके राजधानी बना करके दिल्ली पर नियंत्रण करना कठिन हो गया था। फिर बाद में इन्होंने ये फैसला भी जो है बदल दिया और दिल्ली को ही राजधानी पुनः बनाया। तो ये इनका ये भी निर्णय फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने सिक्के के प्रचलन में परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने करवाया। मिश्रित जो है इन्होंने देखिए जिस समय इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने का योजना बनाया उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी और उस समय चांदी के सिक्कों का ही प्रचलन था और सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया और इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया।
सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली या नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया, बंद कर दिया लेना, और इस तरह से भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्कों को बंद कर दिया और इन सिक्कों के बदले राजकोष से यानी शाही खजाने से चांदी के सिक्के इन्होंने दिए। देखिए, सांकेतिक मुद्रा तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राज चिन्ह बना होता, सांकेतिक जो मिश्रित धातु के सिक्के ढलवाए गए वो तांबे और पीतल के मिश्रित थे, मिले हुए थे। अब इन सिक्कों पर अगर कोई राज चिन्ह होता, सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण रहता, तो ऐसी स्थिति ना आती, जाली सिक्के नहीं बन पाते और इस योजना से राजकोष पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से ही परेशान रहा और उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाया और दक्षिण में उस समय 2 नए राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी राज्य, और पूरब में बंगाल भी आज़ाद हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 सालों में विद्रोह को शांत करने के चक्कर में ही इधर से उधर भागता रहा और सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से जो है उसके बाद शासन हुआ फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक का शासन शुरू होता है 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मौत के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे और इस तरह से गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए सबसे जो पहली समस्या थी वो थी कि विद्रोहों को शांत करना। फिरोज शाह तुगलक की जो पहली प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो ये थी कि वो विद्रोह जो छोटे राज्यों में हो रहे थे उनको वो शांत करें और साम्राज्य के विघटन को कैसे रोके, ये पहली समस्या थी। इसके लिए उसने अमीरों, सेना और उलेमा वर्ग को, जो धर्म गुरु थे उलेमा वर्ग, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी हमले किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था और उसका शासनकाल जो है जन कल्याणकारी काम के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक का लोकहित के लिए, जनता की भलाई के लिए उसने कई काम किए और कृषि की सिंचाई के लिए उसने कई नहरों का निर्माण करवाया, यमुना नहर, सतलज नहर, और जिनसे आज भी सिंचाई होती है और इससे कृषि में बढ़ोतरी हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक और शैक्षिक काम के लिए खर्च किया गया। सुल्तान ने यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के भलाई के लिए सराय यानी कि आप कह सकते धर्मशाला, सराय, जलाशय, अस्पताल, बगीचा और पुलों का निर्माण करवाया। मरम्मत भी करवाई जो पहले बने हुए थे। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की जिससे विधवा, अनाथ और लड़कियों के विवाह के लिए धन की सहायता की जाती थी और आर्थिक खर्च पर योग्य वैद्य के द्वारा और जड़ी बूटी यानी औषधियों और भोजन के लिए उसने जो है व्यवस्था भी की। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए उसने सबसे पहले एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया और पहले के जो शासक थे यानी कि पूर्ववर्ती जो शासक थे उनके द्वारा दी जाने वाली कठोर दंड या यातना को उसने बंद कर दिया। लोकहित यानी जनता के भलाई के कामों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था और स्वच्छता के 7 आयाम, मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रखरखाव, घर और भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट की सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता,
ये भी उसने जो है इन सब पर भी उसने विशेष ध्यान दिया। तो इस पाठ में तुगलक वंश के बारे में जो कहानी थी वो आपको दी गई। थैंक यू।